Hello students, I am Deepti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will start the topic of MSc SAM 2nd Statistical Thermodynamics, and in this today we will study Introduction to Statistical Thermodynamics. Statistical Thermodynamics क्या है? स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स जो है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। इसको हम किसी भी सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डाइपोल मोमेंट, इनको उसी सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मोलर हीट कैपेसिटी, पोलराइजेशन, इन दोनों को कोरिलेट करने के लिए अध्ययन करते हैं। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स जो है वो तब यूज़ करते हैं जब कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो या फिर वो इक्विलिब्रियम से दूर हो। अब हम पढ़ेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या अंतर है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो ब्रिज की तरह एक्ट करता है थर्मोडायनेमिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में। क्वांटम मैकेनिक्स हमें इंफॉर्मेशन देता है एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर सिस्टम के बारे में। ऐसे ही स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो हमें पॉसिबल अरेंजमेंट्स के बारे में बताता है कि एनर्जी का अलग अलग मॉलिक्यूलर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन या पॉसिबल अरेंजमेंट कितना है, और हमें कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी और पार्टीशन फंक्शंस के बारे में बताता है। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमें रिलेशन बताता है प्रोबेबिलिटी, पार्टीशन फंक्शन और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के बीच में। तो इस तरह से हमने क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के बीच में अंतर ज्ञात हुआ। अब हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स इन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में 3 प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो थ्योरम है कि नंबर ऑफ वेज कितने होंगे एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को अरेंज करने के लिए। तो एन डिस्टिंग्विशन पार्टिकल्स को अरेंज करने के लिए जो नंबर ऑफ वेज हैं वो इस नियम के अनुसार फैक्टोरियल n होंगे। जैसे कि 4 पार्टिकल्स हैं जो कि डिस्टिंग्विशेबल हैं। डिस्टिंग्विशेबल मतलब चारों पार्टिकल्स अलग अलग हैं, A, B, C और D। इनको अरेंज करने के तरीके होंगे फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का अर्थ है 4 × 3 × 2 × 1। अब हम पढ़ेंगे दूसरा नियम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का। इसके अनुसार द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच n पार्टिकल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम कैपिटल N डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल कैपिटल N अपॉन फैक्टोरियल कैपिटल N माइनस स्मॉल n इंटू फैक्टोरियल स्मॉल n। अब हम नंबर 3 थ्योरम पढ़ रहे हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच स्मॉल एंड indistinguishable particles can be arranged in G distinguishable states with not more than one particle in each state will be equal to फैक्टोरियल G अपॉन फैक्टोरियल N फैक्टोरियल G माइनस N। इस थ्योरम का मतलब ये है कि अगर N इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं उनको हमें अरेंज करना है G डिस्टिंग्विशेबल एनर्जी स्टेट्स में। तो हम कैसे अरेंज करेंगे कि एक एनर्जी स्टेट में एक पार्टिकल से ज़्यादा नहीं आए। तो उसके लिए जो अरेंजमेंट है उसको हम इस फॉर्मूले से व्यक्त कर सकते हैं, फैक्टोरियल G अपॉन फैक्टोरियल N इंटू फैक्टोरियल G माइनस N। अब हम पढ़ेंगे फेज स्पेस क्या होता है। बच्चों, अभी तक हमने केवल स्पेस के बारे में पढ़ा है। स्पेस में किसी भी गैस के पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसकी स्टेट को बताने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स का बताना ज़रूरी होता है, x, y एंड z। लेकिन फेज स्पेस क्या है कि किसी भी गैस की स्टेट को व्यक्त करने के लिए या मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उस मॉलिक्यूल का पोजीशन भी पता होनी चाहिए और मोमेंटम भी पता होनी चाहिए। मतलब हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स नहीं होने चाहिए, 6 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। और वो जो 6 क्वांटिटीज़ होती हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए वो हैं x, y, z, जो कि उसकी पोजीशन को व्यक्त करती हैं किसी भी गैस के पार्टिकल की या मॉलिक्यूल की, और px, py, pz जो है वो उसके मोमेंटम को बताती हैं। तो
जो 6 डायमेंशनल स्पेस होता है उसको हम कहते हैं फेज़ स्पेस। तो इसमें अगर अंतर स्पष्ट करना हो, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं dx dy dz से, और अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं dpx dpy और dpz से। दूसरा ये है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत अगर हम इस पे लागू करते हैं तो हम इसके लिए लिख सकते हैं dpx dpx इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h, dpy dy dpy is greater than equal to h, dz dpz is greater than equal to h. First equation dx dpx, second dy dpy, थर्ड dz dpz is greater than equal to h। और अगर इन तीनों को मिलाते हैं तो हम लिख सकते हैं d tau। d tau क्या है? ये वॉल्यूम एलिमेंट है फेज स्पेस में, तो d tau is greater than equal to h क्यूब आ जाएगा। तो अ पॉइंट इन फेज स्पेस इज़ एक्टिवली कंसिडर्ड टू बी ए सेल। और किसी भी फेज स्पेस में जो पॉइंट है, किसी भी एक पॉइंट को लेंगे तो हम उसको एक सेल की तरह कंसिडर करेंगे जिसका जो मिनिमम वॉल्यूम है वो h क्यूब से या तो ज़्यादा होगा या उसके बराबर होगा। तो इस तरह से हम फेज स्पेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे माइक्रोस्टेट्स क्या होती हैं और मैक्रोस्टेट्स क्या होती हैं। अब चूँकि इतना बड़ा फेज स्पेस है उसको हम छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड करेंगे और उन छोटी छोटी सेल्स को हम नंबर देंगे 1 2 3 एक्सेट्रा एंड सो ऑन एक्सेट्रा। अब एक माइक्रोस्टेट जो है सिस्टम की उसको हम स्पेशल 6 कोऑर्डिनेट्स से डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, और इनको हम उस सेल के लिमिट में जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो किसी भी माइक्रोस्टेट को डिफ़ाइन करने के लिए हमें dx dy dz dpx dpy dz ये सब इनकी लिमिट्स हमें पता होनी चाहिए। अब एक मैक्रोस्टेट जो सिस्टम की है उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और फेस पॉइंट्स। जैसे कि सेल 1 है, सेल 1 जो हमने फेज स्पेस में लिखी है, यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, उसमें सेल 1 में अगर 3 पार्टिकल्स हैं A, E और P, जैसे माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम कैन बी डिफाइंड स्पेसिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और फेस पॉइंट इन ईच सेल ऑफ द फेस स्पेस, सच एज N1 पार्टिकल्स अगर सेल 1 में हैं, N2 पार्टिकल्स अगर सेल 2 में हैं, N3 पार्टिकल्स अगर सेल 3 में हैं, और इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। और द डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रोस्टेट्स एंड मैक्रोस्टेट जो कि फिगर में दिखाया गया है, सेल इन फेज स्पेस्ड हम उसको नंबर दे देंगे 1 2 एंड 3, और जो फेस पॉइंट्स हैं उनको हम लेटर्स से रिप्रेजेंट करेंगे A, B एंड C एक्सेट्रा। अ पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट इज स्पेसिफाइड बाय स्टेटिंग द फेस पॉइंट्स A, E, P आर इन सेल 1, face point B, C are in cell 2 and so on. The corresponding macrostate is specified by merely given the total number of N1 in phase point cell 1, total number of N2 in cell 2 and in general total number Ni in cell I। तो इस तरह से हम माइक्रोस्टेट्स और मैक्रोस्टेट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैक्रोस्टेट के लिए केवल नंबर बताना है कि फर्स्ट सेल में कितने फेस पॉइंट्स हैं, और माइक्रोस्टेट्स के लिए उनका स्पेसिफिकेशन बताने हैं कि उसमें कौन से मॉलिक्यूल्स किस पोजीशन पर हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे सिस्टम असेंबली एंड एंसेम्बल्स क्या होता है। इफ़ वी हैव अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स वी शैल रेफर टू अ सिंगल पार्टिकल एज अ सिस्टम। अगर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल हैं तो किसी एक पार्टिकल को हम सिस्टम कहते हैं। एंड टू द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स एज अ होल इज़ एन असेंबली, और कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को हम असेंबली से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई एक पार्टिकल है उसे हम सिस्टम कहेंगे, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं उसे हम असेंबली कहेंगे। और इंसेम्बल क्या है? इंसेम्बल इज़ डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ असेंबल्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और ऐसी असेंबलीज़ का जो कलेक्शन है जो कि एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हो उनको हम इंसेम्बल्स कहते हैं। तो सिस्टम क्या है? एक पार्टिकल को सिस्टम कहेंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अगर हैं तो असेंबली कहेंगे, और नंबर ऑफ़ असेंबलीज़ अगर हैं तो उसे हम
इंसेम्बल्स कहते हैं। अब इंसेम्बल्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहले यूनिफॉर्म इंसेम्बल क्या होता है। नंबर 1, यूनिफॉर्म इंसेम्बल। इन अ यूनिफॉर्म इंसेम्बल द डेंसिटी इन फेज स्पेस इज़ कांस्टेंट। जैसे कि दिया हुआ है कि डेल्टा लिमिट डेल्टा वी टेंडिंग टू 0 1 अपॉन डेल्टा वी इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव डेल्टा n अपॉन n इज़ कांस्टेंट, जहाँ पर डेल्टा n नंबर ऑफ सिस्टम इन एन अटेम्प्ट टू वॉल्यूम डेल्टा v एंड n denotes the total number of system in ensembles. नेक्स्ट, माइक्रो कैनोनिकल ensembles क्या होते हैं। माइक्रो कैनोनिकल ensembles वो होते हैं कि जो कि कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट असेंबलीज़ का, जिनमें की एनर्जी सेम हो, वॉल्यूम सेम हो और नंबर ऑफ सिस्टम भी सेम हो। मतलब इसमें E, V और N जो है वो सेम होना चाहिए, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैनोनिकल ensembles। कैनोनिकल ensembles ऐसा इंडिपेंडेंट असेंबलीज़ का वो कलेक्शन जिसमें कि कैनोनिकल ensembles में टेम्परेचर, वॉल्यूम और n तीनों सेम हो, जिसमें कि टेम्परेचर, वॉल्यूम और n तीनों सेम हो, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। T, V, N इज़ सेम। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रैंड कैनोनिकल ensembles। ग्रैंड कैनोनिकल ensembles इज़ द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट असेंबलीज हैविंग द सेम टेम्परेचर, जिनका टेम्परेचर सेम हो, जिनका वॉल्यूम सेम हो और जिनका केमिकल पोटेंशियल सेम हो। मतलब जो फिगर में दिखाया गया है T, V एंड म्यू आर सेम, इनको हम ग्रैंड कैनोनिकल ensembles कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैक्रोस्टेट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग टू डेट मैक्रोस्टेट। एक मैक्रोस्टेट में कितनी माइक्रोस्टेट्स होती हैं उसे हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और in general this is very large number and it is denoted by W or P. In order to understand the meaning of thermodynamic probability, let us consider two cells in phase space। जैसा कि हमने अभी phase space पढ़ा है जिसके कि 6 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसमें हम 2 सेल्स ले रहे हैं और इन दोनों सेल्स को हम डिफाइन कर रहे हैं सेल I से और सेल J से। 4 फेज पॉइंट्स और मॉलिक्यूल्स A, B, C एंड D को हमें इन दोनों फेज इसमें सेल्स में रखना है और उनके जो पॉसिबल अरेंजमेंट होते हैं, जिसको कि हम इस सारणी में बताए अनुसार पॉसिबल अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेल जो है I, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको हम डिनोट करेंगे Ni से। सेकंड सेल जो है J, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को हम डिनोट करेंगे Nj से। और इस तरह से हम पॉसिबल अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेल में अगर 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो सेकंड में 0 होंगे, फर्स्ट में 3 हैं तो सेकंड में 1 होगा, फर्स्ट में 2 है तो सेकंड में 2 होगा, फर्स्ट में 4 है तो सेकंड में 3 होंगे, फर्स्ट में 0 है तो सेकंड में 4 होंगे। टोटल 4 मॉलिक्यूल्स को हम 5 तरह से इसमें अरेंज कर सकते हैं। और टू ईच ऑफ दिस 5 मैक्रोस्टेट्स, ये सब हमने मैक्रोस्टेट्स बताई है क्योंकि यहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बताए हैं, मॉलिक्यूल्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं दी है, केवल उसका नंबर दिया है, तो इसको हम मैक्रोस्टेट्स कहते हैं। टू ईच ऑफ दीज 5 मैक्रोस्टेट देयर वुड बी कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। अब जितने भी यहाँ पे कितनी मैक्रोस्टेट्स यहाँ पर 5 हैं, 5 मैक्रोस्टेट हैं और हर मैक्रोस्टेट के संगत माइक्रोस्टेट होंगे। तो हम इन सब में से जो बीच वाला नंबर ले रहे हैं जिसमें Ni = 3 और Nj = 1 दे रखा है, ये एक माइक्रोस्टेट है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें 4 माइक्रोस्टेट्स प्राप्त होंगे। कैसे कि अब हम केवल नंबर नहीं लिखेंगे, अब हम उसमें A, B, C और D मॉलिक्यूल्स को व्यक्त करेंगे। तो सेल I जिसमें कि 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें 3 मॉलिक्यूल्स कोई से भी हो सकते हैं। सेल J जिसमें कि 1 मॉलिक्यूल है वो कोई सा भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट अरेंजमेंट लिख सकते हैं A, B, C और D, सेकेंड अरेंजमेंट A, B, D और C, थर्ड अरेंजमेंट A, C, D और B, फोर्थ अरेंजमेंट B, C, D और A। तो ये एक मैक्रोस्टेट की माइक्रोस्टेट है और इसे हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और हम जानते हैं
कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी माइक्रोस्टेट के लिए, वो नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके लिए जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या है, 4, जो कि दिखा रहे हैं यहाँ पर। Ni इक्वल टू 3 है, Nj इक्वल टू 3 प्लस Nj इक्वल टू 1 है, और जो टोटल जो माइक्रोस्टेट्स हैं वो यहाँ पर 4 हैं। तो जनरल के लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल Ni मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पर कि N1 डिनोट करता है नंबर ऑफ़ फेस पॉइंट सेल 1 में, N2 डिनोट करता है नंबर ऑफ़ फेस पॉइंट सेल 2 में। और इन दोनों का तरफ अगर लॉगरिथम लें ऊपर वाले इस इक्वेशन का, तो हम लिख सकते हैं log W इज इक्वल्स टू log फैक्टोरियल N माइनस समेशन ऑफ log फैक्टोरियल Ni। और इस पे स्टर्लिंग फार्मूला यूज़ करेंगे। स्टर्लिंग फार्मूला में हम लिख सकते हैं log W इज इक्वल्स टू n log n माइनस समेशन ऑफ Ni log Ni प्लस समेशन ऑफ Ni। तो इस तरह से लास्ट में हम फॉर्मूला लिख सकते हैं बोल्ट्जमैन इक्वेशन का, डेल log W इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ 1 प्लस log Ni डेल Ni इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से आज हमने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया है। नेक्स्ट टर्म पे हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ेंगे। थैंक यू।